ये हमारा मैथ के प्रैक्टिस का 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम मैथ प्रैक्टिस सेट में 4 पार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन उठाते हैं जो कि अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं, और सारे सवाल को हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं ताकि आपके उस क्वेश्चन के पैटर्न पर दूसरे सवाल भी आए तो उसको भी हम सोल्व कर सकें। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में मैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो नहीं है, ये उनके लिए वीडियो है जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका बेसिक कंसेप्ट सही है। तो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए जो भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं आपके शुरू से, वो सब बिगिनर्स के लिए हैं। बाकी ये प्रैक्टिस एग्जाम जिनका है उनके लिए है, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 1318 के पास स्वयं की कार है। जिनके पास कार है उनमें से 4865 ने कवर्ड पार्किंग स्थान खरीदा। यदि 136 निवासी खुले में गाड़ी पार्क करते हैं तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं। अब इसको देखिए, यदि मुझे एग्जाम में बनाना होता तो मैं क्या करता, एक लाइन सीधे सीधे ये इसमें करना था, एक्स कर रहा था। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को खुद से बनाइए, उसके बाद फिर प्ले करके और देखिएगा। क्या करता मैं, x गुणा 13 के पावर 18। अब क्या कर रहा था कि 48/65 कवर में पार करते हैं और 136 खुले में पार करते हैं ना, तो क्या करता मैं 65 और 65 माइनस 48 यानी कि 17 इज इक्वल टू 136। अब ये 13 से 5 और 17 से ये 8, 90, 72, 720, यही आंसर हो जाता। हो गया। 5 से 10 या 20 सेकेंड मुश्किल से लगेंगे और इसमें मैं कोई दूसरा मेथड नहीं, बल्कि एकदम जो मेथड है वही मैंने लगाया है, कोई दूसरा ट्रिक फ्रिक नहीं, कुछ भी नहीं। आप किसी भी दूसरे तरीके से बनाते हैं तो होता क्या है कि आप उसको बार बार तरीका चेंज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसको आप समझते हैं कि कैसे हम किए हैं। देखिए क्या कह रहा था कि एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासी में इतना के पास 1318 के पास स्वयं की कार है और उसमें से 4865 ने कवर्ड पार्किंग स्थान खरीदा है। यदि 136 निवासी खुले में पार्क करते तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं। कुल निवासी पूछ रहा, हमने क्या किया कि कुल निवासी को x मान लिया। ध्यान समझिएगा, कुल निवासी को हम क्या किए कि x मान लिए, कुल निवासी को क्या किए x मान लिए। अब कह रहा था कि 13/18, जो 13/18 थे उनके पास स्वयं की कार है, 13/18 के पास स्वयं की कार है। और आगे कह रहा था, ध्यान समझिए कि जिनके पास कार है उनमें से 48/65 ये कार यानी कि 13/18 के पास ही है, और इसमें से ही यानी कि इसका करेंगे हम 48/65। क्या करते हैं ये 48/65, एक जो करते हैं कार अपना कार पार्किंग करने के लिए स्थान खरीदे हैं, और बाकी जो बचे हैं 136 वो क्या करते हैं कि अपना खुले में ही गाड़ी को पार्क करते हैं। तो एक बात बताइए, ये तो हमारा क्या हो गया, ये इतना था जिनके पास कार था, अब उसका भी 48/65 निकाल दिए, तो ये क्या हो गया हमारा कि जिनके पास जो अपना स्थान खरीदे हैं। लेकिन ये 136 क्या दिया हुआ है, ये दिया कि स्थान नहीं खरीदे हैं। जब खरीदे हैं का 48/65 हो गया, यानी कि 65 में से 48 जो है हमारा अपना पार्किंग वाला खरीद लिया है, तो कितना ऐसा बचा जो कि पार्किंग का स्थान नहीं खरीदा है। तो 65 में से हम 48 को अगर घटा लेते हैं, अगर टोटल को हम 65 मान लेते हैं, 65 में से 48 अपना स्थान खरीद लिया है, तो कितना बचा हमारा, बच गया 17। 65 में से अगर 48 घटाते हैं तो हमारा 17 बचा ना। अब ये जो है ये पूरा 136 के बराबर हुआ। क्या समझे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर पूरा एक भाग आप मानते हैं, उसमें से 48/65 हमारा पार्किंग खरीदा है, तो कितना नहीं खरीदा, 65 हो गया, और 65 में से फिर 48 घटाएंगे, तो वही बात हुआ 17/65। तो इस तरीका से हम क्या किए इस बात को। तो आपको प्रैक्टिस करने से क्या आएगा ना कि डायरेक्ट आप भी ऐसे ही लाइन लिख दीजिएगा। तो हम क्या समझे, कुल माने थे x का 13/18 किए, इनके पास कार था और जिनके पास कार था उसका 48/65 खरीदा था, लेकिन हमारा संख्या किसका दिया, वो नहीं खरीदने का। तो नहीं खरीदने का दिया, इसीलिए हमने 65 में से 48 खरीदा था, तो 48 को घटा दिए, तो 17 ऐसा बचा जो नहीं खरीदा है। यानी कि जो नहीं खरीदा वो खुले में गाड़ी पार्क करेगा, तो उसकी संख्या कितनी, 136। यहाँ से हमारा क्या होगा, कैलकुलेट करके हम x का मान निकाल लिए 720। तो ऐसे हम सवाल को बनाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, अब नेक्स्ट सवाल है आपका,
नेक्स्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गोले का आयतन 4891 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका व्यास ज्ञात करना है। अब बताइए, गोले का आयतन दिया हुआ है 4800, तो गोला के पहले हमको आयतन याद रखना है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। हमको आर नहीं निकालना, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, लेकिन हमको व्यास निकालना है ना, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब 4/3 गुणा 22/7 गुणा आर क्यूब, इन सब का वैल्यू दिया हुआ है ना 4851। तो पहले हम आर का मान निकाल लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो आसान है, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आर का जो भी मान आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हम अपना क्या करेंगे, इसको अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे, 4851 गुणा 7 गुणा 3/22, और फिर आर क्यू है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। इस तरीके से आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो आसान सवाल रह रहे हैं वो मैं आपको खुद पे छोड़ दे रहा हूँ, और जिसमें थोड़े से दिमाग लगाने हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट सवाल चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये भी इसको समझिएगा। कह रहा है कि 32:20 का निम्नतम रूप, इस शब्द का मतलब सिर्फ जो समझ गया वो बना देगा। निम्नतम रूप, निम्नतम रूप मतलब क्या होता है, इसका पूरा ऐसा रूप जो दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं हो। कॉमन डिवाइजर मतलब कोई ऐसा संख्या जो दोनों में नहीं है, जो दोनों को कटा दे, उसको हम क्या बोलते हैं, निम्नतम रूप बोलते हैं। तो अब इसको कटा देना है, यानी कि ठेठ भाषा में कहिए तो आप इसको कटा दीजिए। अगर 4 से कटाते हैं तो 8 मर्द में, ये 4 से 5 मर्द में, तो हमारा क्या निम्नतम रूप हो गया, 8:5। अब इसके बाद ये एक दूसरे से नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है समझते हैं, चलिए। ऐसा छोटा छोटा सवाल में भी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब नेक्स्ट सवाल लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि इनमें से 3, 4 और x का एलसीएम कौन नहीं हो सकता है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है तीनों से जो पूरा कट जाए, जो तीनों से, वह छोटा से छोटा संख्या जो कि तीनों से कट जाए। अब ऑप्शन आपका क्या दिया है, 18, 24, 36 और 60। अब बताइए कि 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, x हमको तो मालूम नहीं है क्या, लेकिन कौन नहीं हो सकता है पूछ रहा है। तो आपको 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन 18 तो 4 से ही नहीं कट रहा है। अब x हमारा क्या होगा इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अभी जो 2 को दिया है उससे पता चल जाता है कि हमारा 18 4 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये तो एलसीएम होगा ही नहीं, ये तो 4 से खुद नहीं कट रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन इसमें से एलसीएम नहीं हो सकता है पूछा था। अब चलिए एक और अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया, समय और कार्य का ये सवाल है। देखिए आपका सारा चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर एक ही चैप्टर में रिवाइज हो जाएंगे। कह रहा है 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण करते हैं। 7 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल 1/4 कुशल है, तो इस दीवार को निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सके। अब इसको समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए तो मेरा देखिए। अब हम आपको 10-20 सेकंड टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका टाइम बर्बाद होगा खुद का। तो चलिए 14 व्यक्ति, अब ध्यान समझिएगा, एक एमडीएच फार्मूला के बारे में बताएं। पहले हम बताते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाएं, हम बताते हैं तो कैसे बनाते हैं। 14 व्यक्ति गुणा 12 = 7 व्यक्ति, एक दिन में 1/4 हो गया। 7 से 2 x हो गया 24, 24 चौके 96 आंसर। एक लाइन के बाद 10 सेकंड का सवाल था। आप क्वेश्चन पढ़ने में 3-4 सेकंड और 4 सेकंड 5 सेकंड बनाने में, तो इस तरीके से बनाइएगा तो आपका सारा सवाल अटेम्प्ट होगा ना। अब समझते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में सारे कंसेप्ट आप समझ लेते हैं। एमडीएच फार्मूला होता है, एमडीएच मसाला सुने हैं ना, उसी पर है। एमडीएच का मतलब, एमडीएच मतलब काम करने वाला हो गया। एम मतलब मैन, काम करने वाला, डे मतलब दिन, एच मतलब घंटा। ये तीनों को गुणा करते हैं। एक तरफ का एमडीएच, दूसरे तरफ भी लेंगे हम एमडीएच मसाला। M1 D1 H1 M2 D2 H2, बटा में और लिख लेते हैं W1 और W2। ये दोनों बराबर। इसका मतलब समझिए कि एक सेंटेंस में आदमी, दिन और घंटा जो भी दिया होगा, अगर केवल आदमी और दिन दिया तो आदमी और दिन को ही लेंगे इस साइड में, उस साइड में वही लेंगे, और घंटा दिया तो घंटा को भी ले लेंगे। आदमी गुणा दिन गुणा घंटा, अब बटा में उनसे जितना सारा काम वो करते हैं या फिर जितना पैसा कमाते हैं या जितना काम करते हैं उसको काम को नीचे रखते हैं। आदमी दिन और घंटा में इधर गुणा करेंगे, और जो इस साइड में किए हैं अगला सेंटेंस में भी जस्ट वही करना है। तो इसमें से होता क्या है कि आदमी दिन और घंटा W1 दे दिया, इधर भी आदमी दिन और घंटा दे देगा, W2 आपसे काम पूछ देगा।
तो उस जस्ट इसी सवाल पर है, कह रहा था क्या कि आपका 14 व्यक्ति 12 दिन में, यानी कि 14 गुणा हो गया हमारा 12। अब घंटा वंटा नहीं दिया है, काम भी नहीं दिया है, इज इक्वल टू, अब कह रहा था कि 7 व्यक्ति पहले, लेकिन 7 व्यक्ति तो है, लेकिन पहले की तुलना में अगर पहला वाला 4 काम करता है तो केवल एक ही काम करेगा, या फिर एक काम करेगा तो 1/4 काम करेगा। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, क्योंकि काम ये अगर 1 कर रहा था तो ये कितना काम कर रहा है, 1/4। अब घंटा के बारे में नहीं पता हमको, दिन के बारे में पूछ रहा है तो x मान लिए, x दिन में करता है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। इस पर एक सवाल बहुत ही बार बार पूछता है इस पर सवाल कि जैसे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, 7 जाल बनाती है, तो एक मकड़ी 1 दिन में कितनी जाल बनाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चाहे एक मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बनाएगी, तो बहुत आसान है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो इसी पर काम करने वाला हो गया 7, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो काम करने वाला हो गया 7, 7 दिन में कितना जाल, 7 जाल बनाती है, बटा में 7 कर दिए। अब एक मकड़ी 1 दिन में कितना जाल बनाएगी, तो हम x कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, x कट गया, सॉरी 7 से 7 कट गया, अब x बराबर हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये 7 क्या हो जाएगा नीचे, यानी कि 1/7 हो गया। एक मकड़ी 1 दिन में कितना जाल बनाएगी, तो जाल एक तरह का काम हो गया तो उसको हम नीचे रख दिए, 1/7 हो गया। अगर वही कहता कि एक मकड़ी 7 दिन में कितना जाल बनाएगी, 7 दिन में, तो फिर ये 7 से भी 7 कट जाता, x बराबर 1 आ जाता। लेकिन कह रहा था कि एक मकड़ी 1 दिन में कितना जाल बनाएगी, तो पूरा जाल नहीं बन पाएगा, यानी कि जाल का 1/7 हिस्सा ही बनेगा। तो इसी फार्मूला पर पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन ऐसे आप पहले से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको जो बिगिनर्स के लिए क्लास कराया जाएगा उसमें आपको बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा पूरा डिटेल में। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब छोटा छोटा चीज़ आप जानते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए और आ गया, ये कह रहा है कि 288/x, 108/x प्रकृत संख्या है, तो x का अधिकतम मान बताना है। प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्रकृत संख्या जो एक तो पूरा हो, जैसे वो गिनती की सारी संख्या 1 2 3 4 ये सब होती है, प्रकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है। तो और चीज़ ध्यान देना आपको कि पॉइंट में कभी प्रकृत संख्या होता नहीं है, 1.2 चाहे 1.3 चाहे 5.5 ऐसे नहीं होता है, पूरा होल नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है। तो इसमें जो ये भी कह रहा था कि प्रकृत संख्या जो x का अधिकतम मान, x का अधिकतम यानी कि मैक्सिमम मान बताना है, कि वह बड़ा से बड़ा मान बताना है जो कि दोनों प्रकृत संख्या भी हो जाए। तो ऐसा कोई संख्या लेंगे ऑप्शन में से जो दोनों को कटा दे, और बड़ा भी रहे, तो वो ऑप्शन के अनुसार हम कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल चलिए, टेक्निक समझिए कि कैसे सवाल एग्जाम में बनाया जाता है, कैसे कैसे क्या होगा। अब नेक्स्ट सवाल उम्र से, एज से है, कह रहा कि आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या होगा। अभी वर्तमान में कितना है, तीनों का योग है 120 वर्ष। अब बताइए 3 साल पहले का पूछ रहा है, तो 3 साल पहले का पूछ रहा है तो 3 डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि तीनों का उम्र ना 3 ये तो तीनों की उम्र का योग है। फिर अगर 3 साल पहले तीनों ना 3 साल कम होगा, 3 साल अगर पहले आते हैं तो तीनों 3 साल कम होगा, तो 3 बार 3 घटाएंगे, यानी कि हम 9 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 111। बहुत लोग कन्फ्यूजन में क्या मार देंगे 117। तो 3 साल पहले पूछ रहा था तो तीनों का उम्र 3 साल कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए। अब ये देखिए, ये सवाल है, कह रहा है cos 41 बटा में ट्रिगो का आ गया sin 49 प्लस क्या दिया है sin 51 बटा में cos 39। अब इसमें क्या करेंगे कि साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं, 90 माइनस होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर इसको क्या कर देते हैं, आप cos 90 माइनस 49 कर देते हैं, cos 90 माइनस 49, तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 49 कीजिएगा तो साइन 49 हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और 90 में से 49 घटिएगा तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। यानी कि इसको हम बदल देंगे cos 90 माइनस 49 और इसको बदल दीजिए आप sin 90 माइनस 39।
नहीं कॉस, ये क्या था नीचे में, क्या था इसका, नीचे में था हमारा हाँ साइन 39, तो कॉस 39 था, साइन 90 - 39 कर दिए। तो अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos 41। अब नीचे भी cos 41 है, ऊपर भी cos 41, ऊपर भी ये कट गया, यानी कि इसमें 1 और इसमें 1, 1 + 1 हमारा हो गया 2 आंसर। समझ गए? यदि जिस पॉइंट में आपको दिक्कत होता है, जिस चैप्टर में, आप उस चैप्टर का नाम बताइए मुझे, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगा। अब नेक्स्ट सवाल लाभ हानि से, कह रहा है 14% के लाभ और 10% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 60 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल, 14% लाभ और 10% हानि में बेसिक तरीका से अगर चलेंगे, मुझे तो बनना होता तो मैं सीधे यही लिख देता, 14 20 24 और 14 10 है ना, तो 14 और 10 24 और 24 बराबर 60। तो पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 का मान। ये 12 से कितना मार्क चला गया, 2 और 12 से ये 5, 5/2 गुणा 100, ये तो डायरेक्ट बन जाता 250 रुपया। लेकिन कैसे होगा ये, मैंने कैसे किया आपको बताते हैं, बेसिक से एकदम। क्या कह रहा है, अगर एक क्रय मूल्य को x मान लेते हैं तो x का 14% लाभ कर रहा था तो 114/100 कर दिए, हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। और दूसरा 10% हानि कर रहा था तो 100 में से 10 घटा दिए, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि कर रहा था 100 में से 10 घटा देंगे। अब दोनों का अंतर कर रहा है 60। एक तो इस तरीका से आप x के मान निकाल सकते हैं, तो x गुणा हमारा क्या हो गया 24/100 = 60, तो x के मान निकल गया हमारा कितना 250 रुपया। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि दोनों लाभ और हानि का अंतर, यानी कि 14% लाभ था और हानि कितना, अंतर ही कर रहा है ना, हानि कितना है, हानि है हमारा 10%, तो हानि को एक बार ऑलरेडी, तो हानि खुद माइनस में होता है, क्योंकि लाभ को जब प्लस लिया तो हानि को माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस हानि ऑलरेडी है, और फिर इसको माइनस एक बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 24%, और यह 24% जो विक्रय मूल्य में अंतर है वो 60 के बराबर है, क्योंकि 100 तो दोनों में कट गया, इसमें भी 100 114 में 100 है ना, और इसमें भी 100 किए हैं, तो ना जाकर 100 में से 10 घटाएं तो 100 तो इसमें भी था। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो लाभ और हानि का जो भी रहता है, अगर दोनों लाभ रहता तो लाभ का अंतर कर देते, अब विक्रय मूल्य को जितना रुपया अंतर दिया उसके बराबर कर लेते। अब यहाँ से 24% का जो मान है 60 रुपया, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। अब दोनों एक ही तरीका है, उसमें से कोई नहीं, तो आप ऐसे भी बनेगा तो आसानी से बन जाएगा। 24 - 10 कर दिए क्योंकि हानि था। अगर एक क्वेश्चन कहा देता, ये क्वेश्चन कहा देता कि एक पर 14% लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% लाभ हो रहा है, और दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो हम क्या कर देते, 20 - 14 कर देते, क्योंकि ये तो दोनों लाभ ही था, तो लाभ है तो दोनों का चिन्ह एक ही होगा, लेकिन एक लाभ और एक हानि होगा तो माइनस माइनस सीधे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो हानि था एक, जैसे यहाँ पर तो क्या था 14 - 10 हो गया ना, तो ये माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो दोनों उल्टा होगा तो आप सीधे भी जोड़ सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में बनाते समय आपको कर दिया था। तो ये सब आप छोटा कर लीजिएगा, बड़ा जानिएगा तो छोटा खुद से करने लगिएगा प्रैक्टिस से। आप लोग क्या करते हैं कि पहले छोटा के चक्कर में पढ़ते हैं, जिससे होता क्या है कि आप एग्जाम में जाइएगा सब कुछ भूल के आ जाइएगा, इसलिए पहले बेसिक समझिए। अब नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज का देखिए सवाल आ गया, तो तरह तरह के चैप्टर क्या रहे। 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपया हो जाती है। ये देखिए परिपक्वता पर 150 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब परिपक्वता पर 150 हो जाती है, इसका मतलब क्या कि इसमें परिपक्व, जैसे मान लीजिए कोई मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, LIC कराते हैं या फिर कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो होता क्या है कि 5 साल पर आता है कि इतना रुपया आपको मिलेगा, तो मिलेगा तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ब्याज और मूलधन दोनों रहता है। तो यही कह रहा है कि परिपक्वता पर आपको 150 हो जाती है, यानी कि ये आपका इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो साधारण ब्याज कहिए रहा, तो क्या कर देंगे हम, सीधे ऐसे भी करेंगे कि 5 गुणा 4, मान 1 साल का ब्याज कितना है 5%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20%, और 100 मूलधन था हमारा, यानी कि 120% का मान हमारा हो गया 150 रुपया। तो कह रहा निवेश की गई धनराशि यानी कि 100% का मान बताना है, तो 150 बटा में 120 गुणा 100, 5 ये कर दिए 3 से 5 मर्त में या 3 से 4 मर्त में, और 4 से ये 25, यानी कि 25 में 5 से गुणा कर दिए 125।
तो परिपक्वता से आपको नहीं घबराना था, वही मिश्रधन कह रहा है, उसमें मूलधन और मिश्रधन ब्याज दोनों है। अब चलिए आप इसको ऐसे भी कुछ मान लिया, ऐसे कोई जानता है तो वही चीज़ है कि मूलधन P मान लिया, अब P का 5% की दर से 4/100 अब प्लस P बराबर कितना कितना था आपका 150 रुपये ना, तो 150 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी वही हो गया 20 हो गया, और जोड़ेंगे तो 120P अब बटा में 100, ये भी जानते थे तो कोई भी नहीं है, दोनों बात एक ही है, समझ गया ना। तो पहले बेसिक समझिए तो आपसे सवाल एग्जाम भी निकलेगा। आप डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में कुछ पढ़िएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो सवाल है हमारा, इसमें ये चाल दूरी का सवाल है। चाल दूरी बहुत अच्छा सवाल है, इसको पहले पॉज करके आप खुद से बनाइएगा तो फिर मेरा देखिए एकदम बेसिक तरीका से, आपको कोई एलसीएम मेथड, कोई यूनिट मेथड, कोई नहीं, बस जो बेसिक तरीका आप पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी तरीका से पढ़ना है और एकदम आसानी से बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि परवेज प्रतिदिन 6 PM पर अपने कार्यालय से निकलता है, 7:30 PM पर घर पहुंचता है। एक दिन वह 6 PM पर अपने कार्यालय से निकला, लेकिन उसने सामान्य चाल की 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की। यदि प्रवेश समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ तो उसने यात्रा के शेष भाग को अपनी सामान्य चाल के कितने गुना पर तय किया। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। अब कह रहा था कि वह 6 बजे तो चला, लेकिन वह सामान्य चाल का आपके 4/5, सामान्य चाल के 4/5 भाग से चला। अगर सामान्य चाल हम कुछ भी एक मान लेते हैं या x मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हम एक ही मान कर बनाते हैं, तो 4/5 सामान्य चाल हो गया उसका, लेकिन ओरिजिनल चाल क्या था, असली चाल था उसका 1। असली चाल जो था 1 था, लेकिन अभी जो चला वो कितने से चला, 4/5। तो उससे हुआ क्या कि उसका जो दूरी था वो 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा वह ट्रेवल कर पाया। तो बताइए जब चाल मालूम है, दूरी मालूम है, तो हम समय कैसे निकालेंगे। समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, समय दूरी बटा में चाल, तो दूरी हो गया 1/4 और हमारा चाल है, तो चाल दूरी में चाल से भागा देते हैं ना, तो जब भागा देंगे तो 5 ऊपर और 4 को नीचे कर लेंगे, तो क्या हो गया हमारा 5/16, ये हमारा निकल गया समय। अब चलिए समय निकल गया। अब क्या कह रहा था कि यदि प्रवेश समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ, यानी कि उसको टाइम जितना पहले लग रहा था उतना ही टाइम लगे, तो जब पहले टाइम आपका ये 5/6 है, तो शेष समय उसका हम मान लेते हैं कितना हो गया हमारा, शेष समय 1 में से घटा लेते हैं 5/16, यानी कि कितना भाग हुआ 11/16, 11/16 शेष समय बचा हमारा। अब क्या कह रहा था कि यदि प्रवेश समय पर पहुंचने में सफल हुआ, उसने यात्रा के शेष भाग को अपनी सामान्य चाल के कितने गुना में तय किया। अब बताइए समय हमारा इतना है और दूरी कितना हो गया, जब दूरी 1/4 है तो 1 में से 1 घटा देंगे, 1/4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3/4 शेष दूरी। तो फिर दूरी बटा में हम क्या कर लेंगे, ये शेष समय है ना, शेष समय, तो दूरी बटा में समय कर देंगे, तो समय निकालने के लिए भागा देंगे फिर 11/16 से, और जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा, तो ये 4 से 4 मर्त में, यानी कि 12/11, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं किया गया है, आपको बस चाल हमारा, हम क्या किए, सब कुछ एक एक मान लिए, क्योंकि चाल पहले का 4/5 हिस्सा से चल रहा है, दूरी 1/4 तय किया है, जब 1/4 तय किया तो दूरी हमारा कितना बच गया, 3/4 बच गया, और 4/5 चाल से 1/4 दूरी चला है, तो यहाँ पर हम समय निकाल लिए। समय दूरी में आपको क्या किए, दूरी 1/4 था और उसमें चाल से भागा दे दिए हैं, तो जो भागा देंगे तो ये पलट जाएगा, 5/16 आ गया, और जब 5/16 समय आ गया तो 3/4 में फिर हम 5/16 से भागा दिए हैं, सॉरी ये 5/16 था ना, हम शेष समय निकालेंगे क्योंकि ये तो 1/4 दूरी तय करने में लगा, अभी हमको शेष और समय कितना बचा, फिर 1 में से इसको घटा लेंगे, यानी कि 11/16 समय में हमको कितना दूरी, क्योंकि कह रहा था कि उतना ही समय में पहुंच गया घर, तो आखिर अपना स्पीड बढ़ाया होगा तो ना, तो 11/16 हमारा अभी शेष समय बचा है, और उसमें
दूरी कितना बचा है 3/4। अब 3/4 में 11/16 से भाग देंगे, तो 11/16 से भाग देंगे तो पलट जाएगा 16/11 बराबर 12/11 हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेट किए 12/11, यानी कि पहले अगर हमारा ये चाल 1 था तो अब कितना हो गया 12/11 गुना, यानी कि चाल से अपना तेज अब चलेगा तो जाकर के हमारा होगा। तो क्या किए इसमें हम कुछ किए ना, एक्स मान कर आप कर सकते थे, एक्स वाला ही है, इसमें कोई दूसरा एलसीएम फेसीएम कहीं कुछ नहीं लेना है, आपको भूलने का कोई मतलब नहीं है, जैसे है वैसे ही हम कर दिए। तो आप कंसेप्ट समझिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक और सवाल लीजिए, समचतुर्भुज का लेते हैं। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। अब परिमाप समझते हैं, आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होता है तो 4 गुणा भुजा कर देंगे ना। तो यहाँ से 2 और 34 में प्लस कितना कर देंगे 18 इक्वल टू 4 गुणा भुजा। तो हमारा हो गया 2 गुणा ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12 और 4 1 5 बराबर 4। तो अब देखिए ये 2 से कट गया 2 मर्द में, ये 2 से कट गया 26, यानी कि भुजा हमारा कितना आ गया, भुजा हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर। तो किसका भुजा, समचतुर्भुज का भुजा। अब बताइए कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 भुजाओं के बीच इसके एक कोण का माप 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर एक आप कंसेप्ट समझिएगा कि समचतुर्भुज होता है, ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है और ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा, सॉरी 1/2 नहीं होता है, a² साइन अल्फा साइन थीटा, यानी कि जो भी भुजा दिया रहेगा उसके स्क्वायर में हम साइन थीटा से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर थीटा ये तो हमारा निकल गया 26, तो 26 गुणा 26 और गुणा साइन, ये थीटा ध्यान दीजिएगा कि 120 डिग्री है, या फिर यहाँ पर हमारा 120 है तो इसको हम 60 भी तो कर सकते थे अपने निकालने के लिए, हालांकि 120 का भी मान उतना ही आएगा, तो 60 डिग्री कर दिए। अब जब 60 डिग्री कर दिए तो साइन यहाँ पर 60 लिख दीजिए, तो 26 में 26 से गुणा करेंगे 576 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब 2 से करेंगे तो कितना मतलब चला जाएगा 338 सेकेंड, कहीं कुछ गलती हो गया क्या, 338 √3, अच्छा सॉरी ये 676 होता है ना, 26 में 26 से गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अगर समचतुर्भुज का 2 भुजाओं के बीच का कोण मालूम रहे और दोनों भुजा मालूम रहे तो a² साइन थीटा कर देते हैं, a² यहाँ पर जो रहता है वैल्यू ना उसका साइन का मान निकाल लेते हैं। और जब ये 120 था तो ये 60 कैसे किए, क्योंकि समचतुर्भुज के 2 अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, दोनों लगातार जो रहते हैं एक ही साथ वाले, तो 120 था तो ये 60 हो गया। ये सामने का कोण बराबर होता है, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। तो इस तरीक़ा से आप साधारण ब्याज, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल, कई चैप्टर्स के कंसेप्ट आप लोग समझें, और ऐसे ही हम लोग आगे प्रैक्टिस जब भी मैथ का करेंगे तो इसी तरीक़ा से बहुत सारे चैप्टर्स का सवाल बनाएंगे, और आप वीडियो पॉज कर करके बनाते रहिएगा। और साथ ही साथ आप खुद से घर पर जिनका भी एग्जाम है आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाइए मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काफ़ी है, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी मेंस का है, तो जो भी अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन आप बना डालिए। मैथ रीजनिंग इतना उसके लिए काफ़ी है आपका, और जो कंसेप्ट फंसता है उसे या तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपका हेल्प करूँगा, बुक से देखिए, किसी तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, तब जाकर के आपका एग्जाम निकलेगा। और जीके के लिए साइंस को आप सब्जेक्टिव बुक पढ़िए, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िए। आर्ट्स में भी पढ़ते हैं तो आप सब्जेक्टिव पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए, तब जाकर के आपका एग्जाम निकलेगा। ये नहीं खाली रट्टा मार रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम में कंसेप्ट पर सवाल आ रहा है आजकल, पहले वाला नहीं कि पहले रट्टा हुआ क्वेश्चन आदमी प्रीवियस ईयर जीके भी रट करके चला जाता था और उसी में से आ जाता था, एग्जाम निकल जाता था। अब क्वेश्चन हमेशा चेंज कर रहा है, तो आपको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।